एडिशनली मैं थोड़ा सा अभी आज से जो ज्वाइन हुए उनसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। क्या हुआ? अभी गुफ्तगू करते हैं ना, भूल गए क्या? हाँ है ना। पहली बात, जितने भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो फाउंडेशन में फेल होकर यहाँ पे आए हैं या फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है एक्सेट्रा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी फेल हुआ था। मैं 6th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में फेल हुआ था। नहीं बोल रहा हूँ धीरे धीरे, एकदम बड़ा वाला बोलूँगा तो अहमियत नहीं रहेगी ना, तो पहले छोटा छोटा। सो 6th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में फेल हुआ था। फिर उसके बाद में मैं ऐसी जगह पे फेल हुआ था जहाँ फेल नहीं होना चाहिए था। हाँ मतलब क्या समझा तू? ठीक है। सो उसके बाद मैं सीए फाइनल पे आया, तो सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल्योर हूँ। तो मैं फेल्योर का दुख समझता हूँ। आदमी फेल होने के बाद खुद के घर में ही अनजानों सा रहना शुरू कर देता है, बट इट्स फाइन। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि जब रियलाइजेशन हो तब सवेरा। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल में फेल था लॉ में। मेरे को 34 मार्क्स थे। ठीक है, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सेकंड अटेम्प्ट में लॉ इस तरीके से प्रिपेयर किया कि मैंने डिसाइड किया था कि इन मार्क्स के कम से कम डबल करना, और मेरे को एग्जैक्टली डबल मार्क्स है सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है। तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम फेलियर हो या तुम पास आउट हो। पास आउट भी नहीं डिसाइड कर सकता। ये तुम्हारे अंदर के डिवोशन और कैलिबर के ऊपर डिपेंड है कि तुम सच में पास हो या फेल हो सकता है इसके पहले कुछ गलतियां की हो, कुछ डिवोशन कम गिर गया हो। अगर आप किसी चीज को टोटली डिवोट करते हो, किसी भी चीज को अगर आप टोटली डिवोट करते हो, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट पास आना ही है। मैं अभी तक के जितने भी बार सभी बच्चों को बोला, मैंने तुमको एक ही चीज बोला है, तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए, तुम स्टूडेंट हो और पढ़ाई करना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखता, लेकिन तुम्हारा पहला धर्म होना चाहिए स्टूडेंट और पढ़ाई करना। भले ही तुम्हारा घर पे कौन सा रिलीजन पढ़ाया गया हो, उससे मुझे कोई लेन देन नहीं। ठीक है। इसके लिए जितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे करना है, इसके लिए जितनी सिचुएशन हमको क्रिएट करनी है। एक तो डेयरिंग वाला डिसीजन आप ऑलरेडी ले चुके हो कि मैं वापस से रिपेयर करके फाउंडेशन पास करूंगा। अब डिसीजन लिया है तो स्टिक कर रहना। कोई भी डिसीजन लाइफ का राइट डिसीजन नहीं होता। कोई भी डिसीजन, आप पहले डिसीजन लेते हो और फिर उस डिसीजन में आप जब खुद का सब कुछ डाल दोगे, सब कुछ, तन मन धन पैसा शोहरत इज्जत मेहनत सब कुछ, एवरी गॉडडैम थिंग यू पुट इन अ डिसीजन, इट विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट टू बी राइट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। फिर ऑप्शन ही नहीं बचेगा। भगवान के पास भी ऑप्शन नहीं बचेगा अगर आप सब कुछ लगा दे रहे हो किसी डिसीजन के पीछे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो अगर तूने डिसीजन लिया है तो इस बार फिर ये डिसाइड करके रखना कि मेरे को सब कुछ लगाना है, एक भी छोटी सी चीज नहीं छोड़नी है। जो भी सैक्रिफाइसेस लगेंगे मैं करूंगा या मैं करूंगी, जो भी मेहनत लगेंगी वो मैं करूंगा या करूंगी। बाकी हम रास्ता है, हम तुम्हें पास नहीं करवा सकते। कोई भी टीचर ऐसा बोले कि मैं तुम्हें पास करवा दूंगा, गलत है। सिंपली हम रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर चलने का काम तुमको ही करना पड़ेगा। हम ये बता सकते हैं ये जंगल है, यहां सांप मिलता है, यहां शेर मिलता है, यहां गिद्दड़ मिलता है, यहां ससा मिलता है, लेकिन किसके साथ कैसे चलना है ये तुम्हारा काम है। ठीक है। हम टॉर्च लाइट है, रास्ता है, ये चीज को याद रखना। मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, समय तुमको ही देना पड़ेगा, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। तुम्हारे जगह पे मैं नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तुम्हारे जगह पे पेपर दे सकता तो मैं दे दिया होता। एक पेपर देता, सब जेरोक्स कॉपी निकाल के इंस्टीट्यूट को दे देता, दर्शन खरे 400 बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। बट दैट इज नॉट टू बी। क्लियर है? तो लिखना तुमको है तो मेहनत भी तुमको ही करना है। तो अभी तुमने डिसीजन लिया है कि मेरे को फाउंडेशन देना है और खत्म करना है। यू टेक अ डिसीजन, यू पुट एवरीथिंग इनटू इट, व्हाटएवर मे बी द रिजल्ट, विल सी। आज तक के तो किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं इस अर्थ के ऊपर कि उसने डिसीजन लिया, सब कुछ डाला और कुछ भी नहीं मिला। अगर आप डिसीजन लेके सब कुछ डाल रहे हो फिर भी डाउट है, इसका मतलब आपने विश्वास तो बिल्कुल नहीं डाला। जो बहुत मेन इंग्रेडिएंट है, खाना पकाते पता है, खाने में कितना भी अच्छा बना लो और नमक ना डालो, लगता वही आती है। और सिर्फ नमक डाल दो, टेस्टी हो जाएगा। बिलीफ ये ड्रीम का नमक है। आपका जो भी ड्रीम है उसका नमक फेथ है। पूरे विश्वास के साथ जो भी करना है काम करो। अगर करोगे तो आगे बढ़ोगे और सब कुछ देना है, एवरी गॉडडैम थिंग। मेहनत लगी मेहनत, खाना लगा खाना, पिक्चर सैक्रिफाइस पिक्चर, पैकेट सैक्रिफाइस, पार्टी सैक्रिफाइस। पर मैं आपको यह भी बोलता हूं,
अगर आप पूरे डिवोशन से पढ़ते हो ना, तो कम से कम भगवान को भी पता है कि हफ्ते में एक आध दिन वो आपको ऐसा ही दे देगा कि चल फाइन, तूने 6 दिन जी तोड़ मेहनत की है, आंग तोड़ मेहनत की है, ठीक है, तो तेरे को एक दिन बनता है, ये भगवान खुद दे देगा, तुमको मांगना नहीं पड़ेगा, ये तुम्हारे साथ हो जाएगा। क्लियर है? पर तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं पूरे 7 दिन पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ूंगा और इसको खत्म करूंगा। समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। बाकी जितना करवाना है, क्या क्या कैसा कैसा, वो मैं देखूंगा, ठीक है। मैं मेरा काम बहुत अच्छे से करूंगा, आप आपका काम अच्छे से करना। जब दोनों अच्छे से काम करेंगे तो इंस्टीट्यूट भी खुद का काम अच्छे से करेगी, वी होप। बोलो हाँ है ना? अगर लोग इंस्टीट्यूट को गालियां देते हैं, मैं बोला आर यू श्योर कि तुमने 100% खुद का दम लगाया? 100 मतलब टोटली 100, तन मन धन से हर चीज सैक्रिफाइस करके। अगर इसमें तुमको 0.1% भी डाउट है ना, तो तुमने खुद का दम नहीं लगाया। अगर तुमने ही खुद का दम नहीं लगाया तो दूसरों को गाली देके क्या फायदा? फिर इंस्टीट्यूट तो पागल है ही, वैसे प्रोटेस्ट तो वैसे भी चल रहे हैं, हाँ है ना? अपन ने देखना मैं कहां तक 100% जा सकता हूं। अपन 100% चले गए, सामने वाला ऑटोमेटिकली 100% आ जाएगा। वो तुम्हारा काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है, वो देखता बैठेगा कैसे करना है। और वो ऊपर वाला स्टूडेंट धर्म से बिलोंग करता है। समझ में आया सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है सबको? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अरे बोलो सर, प्रवचन दे दिया ना। चलो कोई बात नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं सोजा से। सोजा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, SOGA, हाँ है ना? ऑलरेडी कुछ लोगों ने नींद कंप्लीट कर ली होगी ये चैप्टर के अंदर। ओके, आर यू रेडी? सांगा हो। वन सेकंड, हाँ। नोट्स लाया है सबने? किसी ने इसके ऊपर नाम नहीं लिखा ऐसा? एनीवन? सबका हो गया? मैं लेता हूं, बाद में लिख के रख देना। Okay, are you ready? Everybody.
चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छा तरीके से ध्यान देना। आज से हम शुरू करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या है, पहले थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपने लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो, लेकिन मेरे साथ नहीं पढ़ा, तो मैं टीचर हूं, हाँ ना, तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स गो। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा तरीके से। पहली बात तो लेट्स टेक अ नेम ऑफ द लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, ईयर क्या है बच्चों? 1900। तो ये लॉ हमको किसने दिया? किसने गिफ्ट किया है हमको ये लॉ? ब्रिटिशर्स ने हमको ये लॉ गिफ्ट किया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अंग्रेज हमको ये लॉ गिफ्ट में देके चले गए। वैसे अंग्रेज हमको बहुत सी चीजें गिफ्ट में लेके चले गए। बोलो हाँ है ना। आपने सुना था ना, इंडिया पहले सोने की चिड़िया था, बाद में सिर्फ चिड़िया बची। अरे हाँ है ना। तो अंग्रेज हमको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में देके चले गए। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय सेल? बेचना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। सो सेल इज अ बेचना। ऑफ का मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा। गुड्स माल। कैसी बातें करते हो? ओके, सो सेल ऑफ गुड्स मतलब क्या? क्या? सांप? खती नालायक लोग है। मेरे ने दो, मैं नहीं सहन नहीं हो रहा अभी। सो गुड्स का मतलब क्या है जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो यू कैन कंसिडर कि देर आर फ्यू टाइप ऑफ थिंग्स which are to be divided into two parts. One which is movable and second which is immovable. Immovable चीज जो मूव नहीं हो सकती, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। तो इमूवेबल चीजों को कभी भी गुड्स नहीं बोला जाता। गुड्स ये हमेशा कौन सी चीज को बोला जाता है? मूवेबल। मूवेबल चीज है तो उसको गुड्स बोला जाएगा। क्लियर है? भली फिर वो सबसे छोटी चीज क्यों ना हो, लड़कियों के ईयर रिंग्स, इतनी सी चीज। लड़कियां जो ठोक में खरीदती है, भैया 100 दे दो, हाँ ना, फिर उसमें से 50 तो गंवा ही देती है जिंदगी के। सो ईयर रिंग्स इतनी सी चीज है। वो ईयर रिंग्स भी छोड़ो, उसके पीछे वो लॉक करने का रहता है। मेरे को पता है, इसका मतलब ये नहीं मैं मेरी शादी हुई है, बस इतना फर्क है, ठीक है। सो वो लॉक करने का रहता है ना पीछे, वो भी गुड्स है। अबे वो छोड़ो, आजकल क्या क्या इन्वेंशन होते हैं, नैनो रोबोट्स। नैनो रोबोट सुना है? इत्तू से इत्तू, मतलब माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स बनाते हैं, वो भी गुड्स है। तो हर छोटी चीज से लेके हर बड़ी चीज तक जो मूवेबल है। तुमने विंडमिल्स देखी है? विंडमिल के पंखे आते हैं, देखे? विंडमिल के नीचे कभी खड़े रहे हो? एक आधे विंडमिल के नीचे खड़े रहना, ऐसा लगता है अपने ऊपर गिर रही है विंडमिल। हाँ, तो उसका एक ब्लेड ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुमको कम से कम 12 टायर वाला ट्रक लगता है, ठीक है। आप कभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, विंडमिल विंग्स ट्रांसपोर्ट। 12 से 15 टायर वाला एक ट्रक लगेगा जिसके ऊपर वो विंडमिल का पंख स्ट्रेट रखा जाता है और वो कैसे के कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो इतना बड़ा सिचुएशन है, बट वो भी गुड्स है। सो फ्रॉम एवरी माइक्रोस्कोपिक थिंग टिल एवरी माउंटेन काइंड ऑफ थिंग इज गुड्स। इफ इट इज मूवेबल इट इज गुड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर ना। फिर इसमें कुछ बच्चे मेरे को सवाल पूछते, सर मेरे घर पे फर्नीचर बनाया। हाँ बेटा। सर सोफा बनाया, बेड बनाया, वो भी डबल बेड। बराबर है।
अभी से बना के रख दिया। तो सर मेरे घर पे सोफा बेड बनाया विच इज अटैच टू ग्राउंड, दीवार को अटैच्ड है, मूवेबल नहीं है। गुड्स है नहीं है? नो सर, यस सर, बोलो। गुड्स है नहीं है? है, मतलब वो दीवार को फिट है, वो निकाला नहीं जा सकता, तो भी गुड्स है। बोलो हाँ है ना। अब ये कंफ्यूजन वाला एरिया है, बोलो हाँ है ना। तो जहां पे कंफ्यूजन वहां पे डेफिनेशन। गुड्स बहुत प्यार से पढ़ेंगे, सद्भावना से पढ़ेंगे, श्रद्धा से पढ़ेंगे, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान देना। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सा? कौन सा प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम। व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम? ला 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 ला, जिनका अकाउंट्स हो चुका है, निकम्मो, अकाउंट्स में एंट्री मारिए रे, बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट, ला 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 ला। अबे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो जिसने बिल दिया वो क्रेडिट। अरे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अरे बिल की एंट्री क्या होती है? प्रॉमिसरी नोट, बिल, चेक। अच्छा ये सुना है? ऐसा कुछ सुना है सिमिलर साउंडिंग, थोड़ा सा ऐसा सुनने, ऐसा वो सुना है? दोज आर कॉल्ड एज एक्शनेबल क्लेम। तो वहां साइड में हम लिख के रखेंगे, क्या क्या लिख के रखेंगे? बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। चेक तो देखा भी होगा ना, पप्पा ने बचपन में पहली बार जब चेक निकाला होगा, तुम देखे होगे, हाँ ये क्या कर रहे हैं? अरे देखा है नहीं देखा है चेक? किसी के पास है क्या चेक बुक वगैरह? अकाउंट में बैलेंस है क्या? हाँ फिर ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इनको क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। एक्शनेबल क्लेम। ऐसे क्लेम जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज आपको साइन करके दिया तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। तो एक्शनेबल क्लेम। बट मुझे बताओ एक्शनेबल क्लेम इंक्लूड होते हैं क्या? नहीं, अदर देन बोला है बच्चों। क्या बोला है? बोले एक बार, अदर देन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। निच्छु। एंड मनी, मनी भी नहीं आता। वॉलेट में से मैंने ऐसे मस्त 100 रुपए की, 200 रुपए की नोट निकाली और तुमको दी। मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी है, पर क्या ये गुड्स है? इससे तो गुड्स खरीदते हैं, ये खुद ही अगर गुड्स है तो खरीदेंगे क्या? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो। तो ऐसे केसेस में मनी इंक्लूड होगा क्या? नहीं। मनी का मतलब क्या होता है? करेंसी। क्या बोले एक बार उसे? करेंसी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले सर। नो। एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? एक बार जरा सेंटेंस वापस से पढ़ना। एवरीबॉडी क्या है? बोले एक बार। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, एंड मनी, मनी मीन्स क्या बोले एक बार उसे? करेंसी। समझ में आ रहा है यहां तक के? आगे, इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ अ लैंड। खेती है किसी के घर पे? खेती है? खेती में आपने पालक बोया, पालक, स्पिनच, जो तुम बिल्कुल नहीं खाते, खाते हैं? सच्ची? तो स्पिनच तुमने खेती में बोया, वो तो जमीन से जुड़ा हुआ है, तो मूवेबल इमूवेबल? डिस्प्यूटेड है थोड़ा सा, इसलिए उन्होंने क्या बोला है? इंक्लूड्स। क्या वर्ड यूज किया है? इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। मतलब ऐसी कोई चीज जो लैंड का पार्ट होती है। पालक बोया, लैंड का पार्ट है। गन्ना बोया, लैंड का पार्ट है। आम का झाड़ बोया, आम भी लैंड के पार्ट है, क्योंकि वो अभी तक के लैंड से अटैच्ड है। झाड़ लैंड से अटैच्ड है, आम झाड़ से अटैच्ड है, तो आम लैंड से अटैच्ड है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। मैच बड़ा अच्छा है तुम्हारा, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो वो भी लैंड का पार्ट है।
तो ऐसे सिचुएशन में विच आर एग्रीड टू बी, क्या बोलते हैं इस वर्ड को, सीवियर, सर्व्ड, क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, मैं इसलिए पूछ रहा हूं अपने को, जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सीवियर्ड है, सीवियर्ड, अच्छा पक्का। इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल था क्या आपका? फिर रहने दो। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं बोलो, इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल वाले कौन है? कोई सब मराठी मीडियम वाले है क्या? मेरे जैसे ही मतलब से। अच्छा स्पेलिंग याद रख लो, कोई टेंशन नहीं है, नहीं बोला तो क्या, वहां बोलना थोड़ी है, लिखना है। हाँ है ना। सो विच इज एग्रीड टू बी क्या है बोले एक बाजू से, सीवियर, ठीक है। लेट्स गो। बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो अभी लैंड से जुड़ा है बट जो काटा जा सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? या एग्री किया है काटने के लिए। शुगर इंडस्ट्री सुना है आपने? शुगर इंडस्ट्री सुना है? आपको होता है शुगर इंडस्ट्री वाले खेत के खेत परचेस कर लेते हैं, गन्ने के पूरे खेती परचेस कर लेते हैं। मतलब किसी के पास अगर गन्ने की खेती है ना, शुगर इंडस्ट्री वाले आएंगे, बोले ये पूरा जो 25 एकड़ का एरिया है ये मेरा, कितना पैसा चाहिए बोल। वो बोलेगा मेरे को 5 करोड़ चाहिए, ये ले 5 करोड़, तेरा पूरा हर गन्ना मेरे फैक्ट्री में आना चाहिए। ये वो गन्ना बोने के पहले ही या गन्ना राइप जब होता है उस वक्त कर ले, बिकॉज गन्ना जब राइप हो जाएगा तब तो इनको फैक्ट्री शुरू करनी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो ये फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड है बट एग्रीड टू बी सीवियर्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो सर। नो, आइडिया क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं बोले एक बार जो से, गुड्स। पर सिर्फ वो विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड, एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर अ सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो एग्री किए हैं, जो एग्री नहीं किए हैं उसका क्या, वो गुड्स नहीं है, वो इमूवेबल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नीचू, एक्शनेबल क्लेम which can be enforced only by an action. Example, a debt is not movable property of the goods. Debt मतलब आपने bill of exchange promissory note debt के खिलाफ ही लेते हो, तो it's not a एक बार से movable property. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब इस डेफिनेशन को मैं चाहूंगा वापस एक बार गौर करके थोड़ा ठीक से पढ़ लो। गो फॉर इट फास्ट। पहले 1-2 दिन थोड़ा सा अपन स्लो जाएंगे, मतलब आप कैसा स्पीड में आज थोड़ा सा, तो ट्रक जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा पीछे आके आगे बढ़ता है ना, ये सुनो, तो स्लोली जाएंगे थोड़ा पहले 2 दिन। हाँ चलो डन, बोलो हाँ है ना। अब मैं आपको इसमें वो भी चीजें बताऊंगा जो माइट भी कभी आपने सुनी नहीं होगी, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए। अब मैं चार्ट बना रहा हूं गुड्स के डेफिनेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गुड्स के डेफिनेशन तुमको सीए फाइनल लेवल तक के जीएसटी में भी यूज होगी, क्योंकि जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो उसमें गुड्स तो पहला ही वर्ड है ना, तो हमको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बोलो हाँ है ना। सो इसलिए गुड्स, इसको बच्चों डिवाइड करो कितने पार्ट्स के अंदर, बोलो कितने? 2। पहला पार्ट है मीन्स और दूसरा पार्ट है इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब होता है कि हम मीन्स के बाद में जो भी लिखते हैं वो एग्जॉस्टिव है। वो क्या है बोले एक बार? एग्जॉस्टिव। और इंक्लूड्स के बाद हम जो भी लिखते हैं वो क्लैरिफिकेशन है। वो क्या है बोले एक बार उसे? क्लैरिफिकेशन। क्लियर है? एग्जॉस्टिव मतलब बस इतना ही। जब मैं बोलता हूं मीन्स दिस, जैसे अगर मैं बोलूं कि भैया हार्ड ड्रिंक मीन्स वोडका, जिन, रम, विस्की, समझ में आ रहा है? और एनी ड्रिंक इन विच देयर इज अल्कोहल, हार्ड ड्रिंक। तो जब मैं बोला हार्ड ड्रिंक मीन्स वोडका, जिन, रम, विस्की और एनीथिंग विच हैव अल्कोहल, तो मैंने ये ब्रैकेट बना लिया मीन्स के बाद कि उसमें अब सिर्फ वोडका, जिन, रम, विस्की है, ऐसी कोई चीज जिसमें अल्कोहल है, हम उसी को हार्ड ड्रिंक बोलेंगे। कंसेप्ट समझ में आया? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं हार्ड ड्रिंक इंक्लूड्स फ्रूट बियर या ब्रीजर, ब्रीजर पता है ना, पी भी होगी, है कैसी जीव लपलपाई निकम्मो। सो हार्ड ड्रिंक इंक्लूड्स बियर या ब्रीजर। तो जब मैं बोलता हूं हार्ड ड्रिंक इंक्लूड्स बियर या ब्रीजर, तो क्या ओरिजिनल हार्ड ड्रिंक गायब हो जाएंगे? ओरिजिनल तो अज्यूम्ड ही है, ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो पहला मैंने ब्रैकेट बनाया मीन से और दूसरा मैंने क्लैरिफिकेशन एडिशनली दिया। ये तो भैया अज्यूम्ड है,
ये तो अझूम्ड, पर ये एडिशन है। ये क्या है बोले एक बार उसे, एडिशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लॉ पढ़ने का तरीका है ये, इस चीज को याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? अब उन्होंने बोला है मीन्स, मीन्स, मीन्स। अब क्या दिन भर मीन्स मीन्स बोलते रहूं? आगे तो बोलो क्या मीन्स बोला है। अरे गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है रे। एनी काइंड ऑफ, एनी काइंड, काइंड मतलब दयालु, हाँ ना? मैंने बचपन में सुना था काइंड मतलब दयालु। कोई भी दयालु मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा टाइप्स क्या? सो कोई भी मूवेबल क्या बोले एक बार जो से, प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये पक्का है? बोलो हाँ है ना? बट डज नॉट इंक्लूड अदर देन, दो रेड चीजें आ रही है जिंदगी के अंदर, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होती मतलब रेड सिग्नल है ना बेटा। तो पहला सिग्नल क्या है? एक्शनेबल, एक्शनेबल क्लेम। समझ में आ रहा है? ये इंक्लूड होता है क्या? ये होता है क्या गुड्स? नहीं। एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल BOE, PN, चेक, डेट, एक्शनेबल क्लेम। और दूसरा मनी इंक्लूड नहीं होता। क्या इंक्लूड नहीं होता? मनी। अब चलो यहां तक मैंने सुना, पर इसके बाद मेरे को एक बहुत जोर से सवाल आया, बहुत जोर से आया। जाके आओ नहीं, चुप। बहुत जोर से सवाल आया मेरे को। पूछो क्या? मेरे को इतने जोर से सवाल आया, मनी का मतलब क्या है? मेरे को मनी का मतलब आया करेंसी। पक्का? आर यू श्योर? मतलब पक्का एकदम वो वाला एकदम, मतलब जो लॉक किया जाए, एकदम वफादार वाला पक्का कि बेवफा वाला पक्का? लॉक कर दूं इसको मैं, वफादार वाला? क्या कुत्ता? कुत्ता कहां? ओके, एकदम वफादार वाला पक्का। बोलो हाँ या ना? नहीं, यही बेवफा हो गया। ओके, अब मैं अगर करेंसी को डिवाइड करूं बच्चों दो पार्ट में, एक जो चल रही है, चल रही है, और दूसरी जो चली गई। क्या हुआ? करेंसी बोल रहा हूं मैं, तुम अजीब चीजें मत सोचो, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तुम अजीब चीजों में और अजीब चीजें सोचना शुरू करोगे, मेरे को पूरा डाउट है, अच्छे से ध्यान देना। एक जो चल रही है, जो फिलहाल चलन में है, अभी ये 200 रुपए की नोट चलन में है, ये मैं दूं तो आप लोगे, लेकिन अगर मैं पिछली 1000 रुपए की नोट निकाल के दूं, लोगे? उसको तो काला कुत्ता भी नहीं पूछता, इसको भी नहीं पूछता बोलना, पर देयर इज नो इंपॉर्टेंस। अब जो चल रही है वो 500 की नोट मेरे पास है, ये चल रही है। वो 200 की नोट मेरे पास है जो चल रही है। वो गुलाबी नोट मेरे पास है, गुलाबी नोटे जो तेरी देखी शराबी है दिल। सो जो 2000 की नोट है ये चल रही है, बोलो हाँ या ना? पर अगर 1000 की नोट है, चली गई। पर समझो हम अभी 2020 में नहीं है, लेट्स इमेजिन वी आर इन 2099, वो भी 364वें दिन पे। मतलब कल 3000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना? वी आर ऑन 2099, वो भी 364वें दिन पे है हम। और तब अगर तुम्हारे पास ये 1000 रुपए की नोट है, इसकी परचेसिंग वैल्यू नहीं है, पर क्या मैं इसको एंटिक बोल सकता हूं? क्या मैं इसको विंटेज कलेक्शन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको करेंसी कलेक्शन बोल सकता हूं? ओ माय द गॉड्स, मतलब अभी ये नहीं है करेंसी,
अबे हाँ या ना कुछ तो बोलो जिंदगी के अंदर। अभी तो करेंसी नहीं है, ये तभी भी करेंसी नहीं है, 2099 में भी ये करेंसी नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा? अरे बोलो हाँ या ना। अगर ये 2099 में भी करेंसी नहीं है, पर ये एंटिक कलेक्शन तो है, इसको लोग खरीदेंगे बेचेंगे, ये मूवेबल है और ये करेंसी नहीं है, तो क्या ये गुड्स है? गुड्स में तो करेंसी नहीं आती ना, पर क्या ये करेंसी है? सो जो चल रही है वो करेंसी है, पर जो चली गई वो करेंसी लेके गई जो चली गई क्या वो करेंसी है? नहीं, वो करेंसी नहीं है। तो क्या है? एंटिक और विंटेज कलेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। अबे बोलो हाँ या ना। इसे हम क्या बोलेंगे? बोले एक बार से इसको गुड्स बोलेंगे क्या? नहीं, लेकिन जो चली गई वो गुड्स है। जो चली जाती है उसकी वैल्यू ऐसे भी रहती है ना। अरे बोलो हाँ या ना। जो चली जाती है उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, पर जो है उसकी कीमत नहीं होती ना। अरे क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे ये चीज होने के बाद दूसरा वाला पार्ट, सर तुमने पहला ही इतना बड़ा एक्सप्लेन कर दिया, दूसरे का क्या करोगे? देखेंगे। इंक्लूड्स मतलब एक क्लेरिफिकेशन है। बच्चों मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुम मेरे स्टूडेंट हो, हाँ बोलो। इसे हम क्या कहते हैं? बोले एक बार जो से क्लैरिफिकेशन। मतलब ये क्या है? बोले एक बार एडिशन। क्या एडिशन मारा है बताओ जरा? इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड मारा है? शेयर स्टॉक्स, शेयर्स। दूसरा स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब सर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक इन्वेंट्री ना। यही तो मैं बोल रहा हूं, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक। इन्वेंट्री इज अ स्टॉक। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां वो इन्वेंट्री रखते हैं, हाँ ना? नहीं, स्टॉक मार्केट इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि वो सब इन्वेंट्री रखते हैं। नहीं क्यों? तुमने तो बोला अभी इन्वेंट्री। अच्छा, मतलब उसके और शेयर ट्रेड करते हैं और बोलते इन्वेंट्री मार्केट है। स्टॉक मार्केट तो एक सेकंड, अब तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये गलत है। अगर स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री होता है तो शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट क्यों बोलते हैं? शेयर्स भी स्टॉक होता है। झगड़े हो जाएंगे, याद रखना। क्या शेयर स्टॉक होता है? ये लोग मारेंगे, याद रखना। इन्होंने अभी अभी इन्वेंट्री बोला है, सो बोलो शेयर स्टॉक होता है और वो गुड्स है वो इन्वेंट्री, वो स्टॉक नहीं होता, दोनों स्टॉक हो जाता है। मेरे को ऐसे नहीं, मेरे को क्लैरिफिकेशन चाहिए अच्छे से। ओके, अब जरा सुनना। यहां स्टॉक के मतलब होते हैं बच्चों दो। कितने मतलब है? दो। स्टॉक का मतलब यहां पे इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। जो आज तक आपको लॉजिक नहीं पता कि क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, पता है? प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं? वहां तो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक इनकम है या एक्सपेंडिचर है? ला 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 ला। नहीं, मैं अकाउंट्स में नहीं घुसेगा, तुम देखो आगे। दूसरा, स्टॉक का दूसरा मतलब होता है अगर आप शेयर्स के बंडल, शेयर्स के क्या बनाओ? बंडल बना के रखो ट्रेड करने के लिए, तो उसको भी स्टॉक बोला जाता है। तो अब गुड्स के डेफिनेशन में भैया इन्वेंट्री भी आ गई और शेयर्स के बंडल भी आ गए। मतलब शेयर्स वगैरह भी आपके गुड्स है। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा नो। नेक्स्ट वाला वर्ड क्या क्या बोला है? शेयर स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग, हर चीज को छिन्न विछिन्न करके पढ़ना। ग्रोइंग क्रॉप्स बोला है, और ऐसा क्रॉप जो ग्रो हो चुका है, ग्रोइंग बोला ना, ऐसा जो ग्रो हो चुका है वो भी गुड्स है। ग्रोन क्रॉप कहां बोला?
मैं अपन जेन्युइन आदमी है, अपन जो पढ़ेंगे वो बोलेंगे भाई। ग्रोन क्रॉप कहां बोला, ग्रोइंग बोला है। मुझे बताओ तुम ग्रोइंग हो या ग्रोन हो? और मैं भी ग्रोइंग ही हूं। अबे आदमी 30 के बाद में ग्रो नहीं होता। अभी क्या और 10 फीट हाइट होगी क्या मेरी जिंदगी के अंदर? तो एज बढ़ेगी तो मैं ग्रोइंग हो गया पक्का? ये खंबा ये ग्रोइंग नहीं है? ये लाइट एक आम का झाड़ है जो पूरा बन गया है, उसको बहुत आम लगता है, 5 साल से उसका शेप भी चेंज नहीं हुआ, फिर भी ग्रोइंग है। बोलो हाँ है ना? तो यहां ग्रोइंग वर्ड का कोई सेंस ही नहीं है। एक सेंस सिर्फ ग्रोइंग वर्ड का ये है, ग्रोइंग का मतलब जो क्रॉप अभी बन रहा है, पर हर क्रॉप बनते ही रहता है। मतलब अगर आप दाने तोड़ के रखोगे, मूंग तोड़ के रखोगे और उसको पानी में भिगोगे तो वापस ग्रो करना शुरू होगा। क्रॉप की इसेंशियल आइडेंटिटी ही ग्रोइंग होती है जब तक वो कंज्यूम नहीं होता। हर नेचुरल चीज की इंसान, ह्यूमन, प्लांट, मशीनरी नहीं, इंसान ह्यूमन एक ही होता है, सॉरी, हाँ, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, बेलिया, पत्ते, हर एक का जब तक कि वो लिविंग है तब तक उसका मतलब ग्रोइंग ही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पर इसको ग्रोइंग क्यों बोला गया? फर्क है बच्चों, फर्क है, समझना। फर्क क्या है? अगर आप गेहूं को काट के ड्रम में भर के रखो तो ग्रोइंग नहीं है, वो निर्जीव हो गया। समझ में आ रहा है? आप गेहूं को काट के ड्रम में भर के रखो, वो ग्रोइंग नहीं है, पर जब वो जमीन से जुड़ा है वो ग्रोइंग है। अगर आप गेहूं को वैसा ही रखो ना तो गेहूं से फूल उगना भी शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट इज अ सीड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो उसके और भी कुछ परिणाम हो सकते हैं, बट इट इज स्टिल ग्रोइंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ है ना? तो ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब होता है विच इज अटैच टू, क्या बोले एक बार, जो से लैंड बेसिकली, एंड विच इज स्टिल WIP, वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ लिविंग थिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, यस और नो। वो निर्जीव नहीं हुआ है। अगर निर्जीव है, मैंने भैया गेहूं काट के ड्रम में भर के रखे, वो तो ग्रोइंग नहीं है, वो तो वैसे ही गुड्स है, वो तो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो तो मैंने पहले पार्ट में ही कवर कर लिया मीन्स में। लेकिन अगर वो बढ़ रहा है तो उसको गुड्स कैसे मानेंगे? इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया ग्रोइंग क्रॉप्स। यहां तक समझ में आया पक्का? एवरीबॉडी यस और नो? पक्का क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? ग्रोइंग क्रॉप्स के बाद क्या वर्ड यूज किया है? ग्रास। सेम ग्रोइंग क्रॉप्स और क्या वाली बात उसे? ग्रास। ग्रास का तो बड़ा मार्केट होता है। लोगों ने तो ग्रास के अंदर घोटाले भी किए हैं, चारा घोटाला। अब बबुआ तुम्हें चारा घोटाला ना है पता? अरे किसने किया था चारा घोटाला? अरे चारा घोटाला ना है पता तुम्हें? अब बुड़बक, अब चारा घोटाला ना पता तुम्हें? कैसे लोग हो? ललवा जी ने चारा घोटाला किया है। कौन सी दुनिया? अरे पेपर वेपर पढ़ते हो ना हो? अरे का पक्का ऐसा तुम न्यूज वूज ना देखते हो? ऐसे करो, भैंस की पूंछ से बांध देंगे तुमको, याद रखना। चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव जी ने किया था ना? याद आया क्या? क्या हो गया? आत्मा नहीं है मेरे अंदर, ऐसे ही है। ठीक है, लेट्स गो। सो तो ऐसे देख रहा है कौन सी आत्मा आ गई? सो ग्रास, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ग्रास के बाद क्या वर्ड है? नेक्स्ट वाला, थिंग्स अटैच्ड। थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। इसको मैं डिवाइड कर दूं बच्चों, तुमको कंफ्यूजन हो उसके पहले डिवाइड कर दूं, ठीक है? थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट थिंग्स अटैच्ड, थिंग्स अटैच्ड, जैसे गन्ना, जैसे बांबू। हंसने को क्या हुआ? अरे जैसे गन्ना, जैसे बांबू, जैसे झाड़, जैसे बेली। बेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ही कहते हैं ना? पक्का? नहीं, आप तो इंग्लिश कॉन्वेंट से नहीं हो, ठीक है? सो थिंग्स अटैच टू लैंड, क्लियर है? और दूसरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड।
फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. एनी एग्जाम्पल? ऐसे बैग लेके क्यों बैठे हो? भागने का इरादा है क्या लगेज? ओके, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड. अब इतने बड़े आलीशान घर में रहते हो, गिट्टी कहां से आती है? गिट्टी बनाई, गिट्टी की फैक्ट्री होती है क्या कि इधर से मिट्टी डालो उधर से गिट्टी निकलेगी? तो बोलो ना, जिंदगी के अंदर गिट्टी, मुरुम, पत्थर, क्या, ईट. इन्हें ईट बनानी पड़ती है, पहले मिट्टी लगती है ना उसके लिए. मिट्टी जो तुम खाते हो, बोलो हाँ या ना. तो दीज आर पार्ट ऑफ लैंड. पर आप इसको लैंड में से खोद के निकालोगे तो ये गुड्स बन जाएंगे. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना. अगला सेंटेंस बोलो. विच आर एग्रीड टू बी, मतलब ये दोनों के लिए बोला है बच्चों, ये दोनों नहीं, माय मिस्टेक. ये वाला भी इधर लाओ, ये तीनों के लिए बोला है. विच आर एग्रीड टू बी, SEVERE, बराबर है सबको? हाँ ना. सो विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. विच आर एग्रीड टू बी सिवियर्ड. इसको डिवाइड करो दो पार्ट में. एग्री किया है क्या? यस, एग्री किया है, देन इट इज गुड्स. लेकिन एग्री किया है क्या? नहीं नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं है, नॉट गुड्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ या ना. तो ये है बच्चों आपकी आज के कार्यक्रम की सबसे पहली डेफिनेशन जो है गुड्स की. समझ में आ रहा है? बताइए. आज के कार्यक्रम में अगला सवाल है दर्शकों की मांग के ऊपर. बैल, घोड़ा, ये बैल, घोड़ा, हाथी, गधा, ऊंट और इनके बच्चे. मतलब बैल का बच्चा नहीं होता निकम्मो. एनीवे, छोड़ो, टेक्निकलिटी में नहीं जाते. ठीक है. ऊंट का बच्चा ऊंट ही होता है, भैंस का बच्चा ऊंट नहीं होता है. ठीक है. तो मुझे सवाल है, ये जो होते हैं मुर्गिया, पोल्ट्री फार्म होता है ना मराठी में, जिसको कुक्कुट पालन बोलते हैं. कुक्कुट पालन सुना है? बचपन में एक ही तो वर्ड था जो समझ में आता था. अरे हाँ ना. सो बताइए, तो ये मुर्गिया, ये बैल, घोड़ा, ये गुड्स में नहीं आते? ये तो लाइव स्टॉक बोला जाता है ना. फिर स्टॉक इसकी तो बोलो कहां लिखा है डेफिनेशन में? बताओ मेरे को कहां लिखा है. सर एक ग्रोइंग क्रॉप्स में आएगा. हाँ, जमीन से उगरा घोड़ा. ये बीज लगाया, घोड़ा उग गया. बीज अच्छा नहीं था, गधा उग गया. सो बोलो काय में आएगा ये? लैंड. इधर आ. काय में आएगा ये? स्टॉक में आएगा. मस्त. चिकन बनाने के बाद जो पता, चिकन खाते हैं? एनी जैन आउट देयर? जैन लोग? हाँ, कान बंद कर लो, ऐसी गंदी चीजें नहीं सुननी. ठीक है बेटा. चिकन बनाने के बाद में जो सूप बचता है उसको भी स्टॉक बोला जाता है. वो भी लिखे यहां पे. अरे हाँ ना, क्या गलत बोला मैं जिंदगी के अंदर? अपने को तो हर मीनिंग देखना है, उसको नहीं लेना. तो फिलहाल मेरे को बताओ कहां फिट करूं मैं? घोड़ा, बैल, बकरी, भेड़, लैंड में? आर यू सीरियस? लैंड लैंड में क्यों फिट करूं मैं? नेचुरल रिसोर्सेस.
घोड़ा नहीं, अपन ना पहले बेसिक क्वेश्चन पे रहते हैं, अभी कूदाते नहीं हो उसको। अभी कूदेगा ना तो कंसेप्ट भी कूदेगा, और पहले बेसिक पे रहते हैं। फिलहाल जमीन पे रखो उसको, कूदाएंगे बाद में, ठीक है। हम बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। सिंपली उसको लैंड वाइन से रिलेट मत करो, सिंपली मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लाइव स्टॉक, और वो तो खुद भी मूव होता है ना। बोलो हाँ है ना, तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर मुझे एक सवाल है कि घोड़ा वोड़ा सब अगर मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, व्हाट अबाउट अस? ये गुड्स है। हाँ है या नहीं है? आपको पता है बीच में एक बंदे ने खुद को अमेज़न पे बेचने के लिए डाल दिया था। अबे सच्ची में खुद का फोटो निकाला, अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दिया, मेरे को बेचना है। तुम्हें यूट्यूब या गूगल के ऊपर इसका सर्च मिलेगा। बंदे ने पूरा लिस्टिंग लिखा कि मैं 4 करोड़ रुपए में बेचे जाने वाला हूं, प्राइस डिसाइड कर लिया, बाकायदा डिस्क्रिप्शन लिखा, 2 कान 2 आंखें 2 हाथ 2 नाक, 2 नाक नहीं सॉरी, ऐसा डाला था बंदे ने। तो अगर घोड़ा वगैरह गुड्स है तो अपन भी गुड्स होने चाहिए। सर तुम अभी ईगो हर्ट कर रहे हो हमारा, आता माजी सटक ली है, सो हम भी गुड्स है नहीं है? हाँ मेरे को खरीदना है। बोलो नहीं, श्योर? कभी सोचा नहीं क्या ऐसा? घर वालों ने सोचने नहीं दिया नहीं। ओके, पहली बात तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने लिए बनाया गया है। द पर्सन फॉर हुम द लॉ इज मेड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द लॉज। क्लियर है? और हमें पर्सन में डिफाइन किया गया है। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? पर्सन। जो जनरल क्लॉजेस एक्ट में पर्सन होता है उसमें इंडिविजुअल को डिफाइन किया है। दैट्स वाई अगर वो स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो गुड्स की जनरल डेफिनेशन हमको नहीं लगती है। दैट्स वाई वी आर नॉट गुड्स। क्लियर है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बच गया तू। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। तो इस चीज को याद रखना कि ये है डेफिनेशन ऑफ काय का? गुड्स। लिख लो इसको, गो फॉर इट फास्ट। ये टीवी में दिखता है क्या?
ये सुनो, एक बार मुझे डेफिनेशन बोल के बताओगे अभी फिर, बिना देखे, हाँ बिना देखे बोलो क्या होता है। गुड्स मीन्स क्या, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एंड करेंसी, बोलो हाँ है ना, एंड इंक्लूड्स शेयर, स्टॉक्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और थिंग्स attached to or farming the part of land which are agreed to be served during or before the contract। ये हो गया याद। अगर आप कंसेप्चुअली कोई भी डेफिनेशन समझो ना तो याद अपने आप हो जाती है, ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो सो एक बार डेफिनेशन पढ़ना हो गया है तो हम अगले कंटेंट के ऊपर जाते हैं। सो गुड्स को यहां मैंने एकदम छोटे से डायग्राम के अंदर मेंशन किया है, हालांकि हमारा अभी जो चार्ट ड्रॉ किया इट इज मच मोर प्रॉपर। फिर बात आती है एग्जिस्टिंग गुड्स की और फ्यूचर गुड्स की। बहुत सिंपल है, रेडीमेड क्लोथ्स एग्जिस्टिंग गुड्स, टेलर मेड क्लोथ्स फ्यूचर गुड्स ना। जब आप टेलरिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब क्या कपड़े रेडी होते हैं, शेरवानी नहीं, तो आप बोलते हो फ्यूचर में बना के दे। एग्जिस्टिंग जब रेडीमेड लेने आते हो तो एग्जिस्टिंग होता है, सिंपल। सो एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स as are in existence at the time of the contract of sale। मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया ना, उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर है। दोज ओन्ड और possessed by the seller। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स to be manufactured or produced or acquired by the seller after making contract of sale। अपन दो चार एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका। एग्जाम्पल रेडीमेड क्लोथ्स, और कैश परचेज गुड्स, जो कैश में आप परचेज करते हो। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तीसरा और कुछ, होटल में जाके खाना खाते हो, एग्जिस्टिंग गुड्स है फ्यूचर गुड्स है। अगर ऑलरेडी बना हुआ वड़ा पाव है, एग्जिस्टिंग गुड्स। वड़ा पाव अगर आप ऑर्डर थोड़ी देते हो, बना हुआ होता है। समोसा कचौरी बना हुआ होता है, क्लियर है। सो फूड रेडी टू ईट, फूड रेडी टू ईट एग्जिस्टिंग गुड्स। सर हम समोसा कचौरी खाने वाले हैं और सर बना के खाने वाले हैं। बना के मतलब समोसा कचौरी बने हैं, उसको तोड़ फोड़ के उसके अंदर नमक मिर्ची नींबू मसाला खटाई चटनी डाल के ऐसा मस्त बना के खाना है। एग्जिस्टिंग या फ्यूचर? वो फ्यूचर है। कोई भी सिंपल प्रोसेस भी फ्यूचर है। अगर तुमने समोसा लेके उसके ऊपर ऐसे नमक भी छिड़का तो भी फ्यूचर गुड्स। तो अभी आज जब खाने जाओगे ऐसा डिफाइन करते आना, एग्जिस्टिंग फ्यूचर है, एग्जिस्टिंग समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। उसके बाद में इधर टेलर मेड क्लोथ्स, दूसरा डाइनिंग इन होटल और बोर्डिंग इन होटल, ठीक है। अगर आप होटल में जाके पेप्सी ऑर्डर किए, तुम अलग मत, पेप्सी ऑर्डर किए और उसने पास पेप्सी का 2 लीटर का बॉटल था, उसने ग्लास में डाल के लाई, एग्जिस्टिंग गुड्स फ्यूचर गुड्स। कंटेनर चेंज करने को प्रोसेस नहीं बोला जाता। कंटेनर चेंज इज नॉट अ प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, क्लियर है। लेकिन ओरिजिनल एलिमेंट में कोई चेंजेस करने को क्या कहा जाता है? फ्यूचर गुड्स, ठीक है। सो डाइनिंग बोर्डिंग इन द होटल, और तीसरा एनी गुड्स टू बी प्रोसेस्ड,
ड्रिंक में आइस क्यूब डाला तो बड़े शौकीन लग रहे हो। लार्ज सामान मिलाते जाओ, लार्ज, बहुत बढ़िया। ड्रिंक में आइस क्यूब डाला, एग्जिस्टिंग फ्यूचर। तो इसका एक और सवाल हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, उसने फ्रिज में डाला अभी। अगर ड्रिंक में आइस क्यूब डालना फ्यूचर गुड्स है, तो कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद उसको फ्रिज में डालना भी फ्यूचर गुड्स है। कंटेनर चेंज हो रहा है। अब मैं वही बोल रहा था, ड्रिंक इज अ रेडी सब्सटेंस, मतलब अगर आप पीते हो तो ड्रिंक इज अ रेडी सब्सटेंस, आइस इज अ रेडी सब्सटेंस। दो रेडी सब्सटेंसेस, दो एग्जिस्टिंग गुड्स को अगर आप मिक्स कर रहे हो जिससे उनके कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे, बिना आइस के ड्रिंक पिया तो भी चढ़ेगा, आइस के साथ पिया तो मजा आके चढ़ेगा, लेकिन चढ़ेगा जरूर। इससे ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज हुआ क्या? नहीं। तो दो एग्जिस्टिंग गुड्स को मिक्स करके अगर किसी का कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, सर आइस का तो कैरेक्टर चेंज हो रहा है, पर क्या ओरिजिनल कैरेक्टर, मेन कंटेंट जो है ड्रिंक्स, उसका चेंज हुआ? तो स्टिल एग्जिस्टिंग गुड्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज को याद रखना। वही अगर आप सोडा वाटर बॉटल फ्रिज में डालते हो तो भी वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, क्योंकि उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, पर ये ऑर्डर टू ऑर्डर भी वेराई हो सकता है। साहब के सामने वाले ने बोला मेरे को ठंडी मतलब चिल्ड मतलब बर्फ वाली ही बॉटल चाहिए, फिर आप उसको प्रोसेस करने डाल रहे हो पानी को, तो फ्यूचर गुड्स है। समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से थोड़ी चेंज हो सकती है। क्लियर है? पर टेंटेटिवली नॉर्मली ये सिचुएशन रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो, समोसे के साथ चटनी साइड में दी, एग्जिस्टिंग फ्यूचर। पोहे के ऊपर सांबार डाल के दिया, और पोहा और सांबार अलग से दिया, इडली में सांबार मिला के दिया, और इडली और सांबार अलग से दिया, इडली में सांबार मिलाया तो भी एग्जिस्टिंग ही है। कह रहे इडली सांबार अलग से दिया तो एग्जिस्टिंग हो गया ना, उसको मिक्स करके दिया फ्यूचर हो गया। नहीं मतलब जब तुमको इडली सांबार आता है, तुमने मिक्स किया, यू आर क्रिएटिंग एग्जिस्टिंग टू फ्यूचर गुड्स। कैसे हो सकेगा? समझ में आ रहा है थोड़ा सा? हाँ है ना? तो थोड़ा सेंस अपने को रखना जरूरी है, बट हाँ आई कैन नो कि थोड़ा सा स्टिल कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन है, बट ठीक है, इतने लेवल पे इंस्टीट्यूट नहीं जाएगा इडली सांबार और पोहा के ऊपर। ठीक है? नेक्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक गुड्स एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों जो एग्री किए हैं टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, of the sale has been made. Specific goods may be distinguished from generic good. Distinguish them from generic good. ठीक है? और uncertain goods से उसको डिफाइन कर दो, मतलब डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। डिस्टिंग्विश इज द मेन कैरेक्टर। Goods defined only by description and not by identified and agreed upon. ठीक है? Certain goods have been held to mean goods identified in accordance with the agreement after the contract of sale has been made. Identified in accordance with the agreement after the contract of sale has been made. For example, medicine as per the need. समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो सीधा हर एक के घर पे आटा आता होगा। बचपन में जब तुम छोटे थे, बचपन में छोटे ही थे ना? हाँ, तो बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे घर वाले गेहूं वगैरह खरीदने जाते होंगे, गेहूं चावल खरीदने आते होंगे, और तुम साइड में उनके पिट 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 क्या कर रहे हैं। ठीक है? जब गेहूं खरीदते थे तो हाथ में मुट्ठी भर गेहूं लेते थे और बोलते थे इसका एक बोरा दे दो, और उसके गोदाम में ऐसे बोरे भर के रखे होते थे जिसमें से वो एक बोरा निकाल के रखते थे, और आपके पापा बोलते थे इसको रखना, मैं आके शाम को लेके जाऊंगा। जब आप गोदाम में से एक गेहूं का बोरा बाहर निकाला, जब तक गोदाम में था वो अनअसर्टेंड था। जैसे ही आपने सेपरेट किया वो असर्टेंड हो गया, स्पेसिफिक हो गया।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बोलो ऐसा ना। दूसरा एग्जाम्पल, भेल वाले के पास गए, भैया एक भेल बना देना। पूरे मुरमुरे के कंपार्टमेंट में से उसने 4 मुट्ठी मुरमुरे निकाले, खुद के एकदम मसालेदार हाथों से। उसके सिवा टेस्ट कहाँ आती है? है ना? थोड़ा सा पसीना, थोड़ा सा, यही तो खाते हो तुम। खाया ना? अभी तक तो यही खाया, अभी बोलने के लिए। अब नेक्स्ट टाइम जब खाओगे ना तो ये इमेजिन करना, खुद के मसालेदार हाथों से उसने मुरमुरे निकाले। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना? जब तक वो उसके अंदर थे तब तक अनसर्टेन, जैसे ही वो मसालेदार बने असर्टेन, मतलब स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कपड़े खरीदने गए, लेकिन कोई कपड़े पसंद नहीं आए, मैं बोले कपड़ा बनवाऊंगा, तो उसको बोले भैया कपड़ा दिखाना। तो रोल होते हैं कपड़े के, उसमें से ऐसे लेते हैं, वो भर करके ऐसे दिखा दे, देखिए सर तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा, और तुम भी कॉन्फिडेंस में आ जाते हो खुद की शक्ल भूल के। बोलो हाँ या ना? यस और नो? और फिर तुम उसमें से 2 मीटर कट करवाते हो, पैंट होगी तो 1.5 मीटर शर्ट होगा तो। बोलो हाँ या ना? तो जब तक वो रोल में था अनअसर्टन, जैसे ही काटा असर्टन स्पेसिफिक गुड्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। आइडिया क्लियर है पक्का? गाड़ी परचेस करने जाते हो, जुपिटर, एक्टिवा, वो अगर स्टॉक होगा तो आपको दिखाते हैं सर इसमें से कौन सा कलर ले लो, दिखाते हैं ना ऐसा। अभी तो प्री बुकिंग होती है। हमारे वहाँ कैसे, हमने जब पहली गाड़ी ली थी वो ऐसे 100 गाड़ियाँ लगाई थी, बोले इसमें से कौन सा कलर चाहिए ले लो। स्प्लेंडर ब्लू कलर लिया था मैंने, तो जैसे ही मैंने बोला पापा ये चाहिए, मतलब मेरे लिए नहीं, मैं तो छोटा, मेरे को चलाना भी नहीं आता था, तो पापा बोले बता कौन सा लेना है। बोला ये चाहिए ब्लू कलर। क्या हुआ उसमें हंसने लायक? तो बोला ये कलर है, तो बोला ठीक है। तो हमने स्प्लेंडर लिया। जब तक वो भीड़ में खड़ी थी अनअसर्टेन, क्लियर है? जैसे ही खरीद ली असर्टेन। क्लास में बैठे रहते हो, सर की तरफ ध्यान होता है, बीच में से ही फिर सर का ध्यान नहीं है तो फिर कोई तुमको देख नहीं रहा तो बराबर है। तो जब तक भीड़ में थी, जैसे ही तुम्हारी नजर पड़ी भाई स्पेसिफिक हो गया। फिर दोस्त भी देखता है, ए, भाभी है तेरी। स्पेसिफिक, पर वो गुड्स नहीं है। आगे समझ में आया स्पेसिफिक गुड्स कैसे होते हैं? बोलो हाँ या ना? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, goods are said to be in deliverable state when they are in such a condition that buyer would under a contract be bound to take a delivery of them. Bound to take a delivery जब हो गया तो goods are in deliverable state. टेलर मेड क्लोथ का, जैसे क्या नाम था, पार्या, पार्या की शादी थी। इसके पहले भी पार्या तुम्हारी शादी थी ना? एक ना मैं फोटो लगा ही देता है ये जस्मीन का, पता तो चलेगा कौन है जिंदगी के अंदर। जो आज नए आए हैं उनको जस्मीन से वाकिफ नहीं होंगे, डोंट वरी, मेरे को भी नहीं पता कौन है। पार्या, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, पार्या की शादी थी। हाँ छासमीन पार्या की शादी थी किसके साथ? बोले एक बार, छासमीन के साथ में, ठीक है। अब पार्या की शादी थी छासमीन के साथ, पार्या ने शेरवानी सिलवाने के लिए डाली।
अच्छी शेरवानी ड्रॉ कर रहे हो, उसमें भी तकलीफ है जिंदगी में। मस्त दिख रही है ना, उसके नीचे धोती, धोती दिख रही है ना, ठीक है। और ये पारे, चश्मा है ना इसको, हैरी पॉटर वाला है ना, ठीक है। वो एरो घुस रहा है सिर में उसके, रुको, हाँ। सो ये पारे, तो शेरवानी का माप वाप दिया, शेरवानी डाल दी टेलर के पास, बोले मेरे को मेरे शादी के 5 दिन पहले शेरवानी चाहिए। पारे की शादी थी समझो 1 जून 2025, 1 जून 2025, 25 नहीं 25, 1 जून 2000, बोलो 25, 25 नहीं पता, वो जोक नहीं मालूम क्या तुमको, जोक नहीं मालूम, 25 26 क्या, तुम जोक सुनो अभी 2 मिनट के लिए, ठीक है। अरे क्या जोक तो बोलना, तो पहले हंस रहे हो, ठीक है। ऐसे ना, पहली मंजिल पे चला गया। ऐसे एक बेवड़ा आदमी रहता है, ये इश्क मूवी देखा आपने, इश्क, उसमें जोक था ये। एक बेवड़ा आदमी रहता है, ऐसा एक मैनुअल रहता है, रास्ते पे रहता है ना गड्ढे, ऐसे मैनुअल में देखते हुए बोलता है 25, कैसे बोलता है 25, उधर से पारे आता है, पारे देखता है आदमी उधर 25 25 कर रहा है, पारे बोलता है क्या 25, तो बोले 25, पारे बोलता है काय का 25, 25। पारे को क्यूरियोसिटी रही नहीं जाती, वो जाके मैनुअल में झुक के देखता है क्या बोल रहा है, ये पीछे से आके लात मारता है, पारा गिरता है, बोलता है 26। समझ में आ रहा है आपको, हाँ है ना। तो पारे की शादी कब थी, बोले एक बार 1 जून 2000, क्लियर है सबको, हाँ है ना। सो 1 जून 2025 को पारा की शादी थी, 25 मई को पारा ने बोला था मेरे को शेरवानी चाहिए, 25 मई को पारे की शेरवानी बन के रेडी हो गई, सिर्फ पारा को उसके अंदर घुसाना बाकी था, ठीक है। सो 25 मई को शेरवानी बन के रेडी हो गई, पारा को शेरवानी वाले ने फोन किया, सर आपकी शेरवानी रेडी है, आओ और घुस जाओ, ठीक है। तो पारा बोला हाँ ठीक है आ रहा हूं, पर पारा प्यार में पागल था, पारा प्यार में आगे, सो पारा प्यार में पागल था, पारा प्यार में पागल हो गया और भूल गया शेरवानी लेनी है। 26 मई को दुकान में लग गई आग, और पारा के शेरवानी के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट के पैटर्न बन गए, पैटर्न जल गई शेरवानी। अच्छा था पारा अंदर नहीं था शेरवानी के, बोलो हाँ है ना। अब ऐसे सिचुएशन में शेरवानी का लाइबिलिटी किसका, पारा का दुकानदार का, गलती किसकी है, प्यार किसने किया, तो भूला कौन, दुकानदार प्यार में नहीं था। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो इसे कहते हैं गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, जिसकी डिलीवरी आप उठा सकते हो पर आपने नहीं उठाई, ये आपकी गलती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये यहां तक इतना सही है कि अगर तुम चले गए रेडीमेड क्लॉथ स्टोर में, यूसीबी, झारा, H&M, लंबे वाले ब्रांड, वो मगरमच्छ वाला, लाकोस्टा, लाकोस्टे ब्रांड है ना वो मगरमच्छ वाला, लाकोस्टे नहीं पता तुमको, लाकोस्टे, ठीक है, तुमको नहीं पता तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। मेरे को नहीं पता उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो तुम गए उसके अंदर परचेस करने के लिए, तुमने ऐसे झारा का, झारा मतलब झारा नहीं, झारा ब्रांड है भिखारियों, झारा ब्रांड होता है, ठीक है। तो तुमने समझो रवीना ने, ठीक है, झारा का एक मस्त टॉप सिलेक्ट किया, ठीक है, बोले मेरे को ये चाहिए, उसने वो टॉप ऐसे पैक करके रवीना को दे दिया, रवीना ने बिल पेमेंट कर दिया, रवीना बोले रुको मैं और मॉल में विंडो शॉपिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं 1 घंटे बाद अकेले इसको लेके जाऊंगी। तो रवीना ने टॉप वहीं पे रखा उन्हीं के शोरूम में, और वहां स्पार्किंग होके आग लग गई, टॉप जल गया,
कौन लायबल? झारा लायबल, रवीना लायबल? रवीना लायबल, बिकॉज गुड्स वेर इन डिलीवरेबल स्टेट। कौन से वाले स्टेट में थे? डिलीवरेबल स्टेट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तुम सब्जी की गाड़ी पे गए, सब्जी की गाड़ी को सब्जी से लेके भैया मेरे को चाहिए, भैया ने उसको बैग में पैक करके दे दिया, तुम बोले रुको और सब्जी लेके आनी है। सब्जी लेने गए, उधर से मस्त वाली एक गाय आई, उसने तुम्हारी सब्जी खा ली गाड़ी पर से, सब्जी वाले ने रोका भी नहीं, जो लिखा वैसे भी डिलीवरेबल स्टेट में। तो मुझे एक बात बताओ, किसका लॉस? समझ में आया सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है? तो ऐसे कुछ जो डिलीवर होते हैं इमीडिएटली, उसे हम क्या कहते हैं? डिलीवरेबल स्टेट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सुनना। सो गुड्स आर सेड टू बी इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच अ कंडीशन दैट बायर वुड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक अ डिलीवरी ऑफ देम। बायर को डिलीवरी लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है बायर के पास। उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं? डिलीवरेबल स्टेट। क्लियर है? जैसे लिखना वहां एग्जांपल, अच्छा इसके ऊपर एक और एग्जांपल देता हूं। तुम चले गए नमकीन के दुकान में, समोसे रखे थे, तुमने बोला भैया 10 प्लेट पैक कर दो, बोले ठीक है। फिर तुमने बोला 1 मिनट रुको, ये 500 रुपए ले लो, 10 प्लेट पैक कर देना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। उसने पैक नहीं किए, उसने वैसे रखे, उसने सोचा जब तुम आओगे तो पैक करके दे देगा, अभी भी उसी के पास पड़े हैं। आग लग गई, समोसे और जल गए, बोलो उसका लॉस आपका लॉस? उसका लॉस, क्योंकि अभी तक के उसने डिलीवरेबल स्टेट में नहीं लाए हैं। क्लियर है सब? सो लिखना, व्हेन गुड्स आर पैक्ड एंड रेडी फॉर द डिलीवरी बाय बायर, रेडी फॉर द पोजीशन बाय बायर, रेडी फॉर द पोजीशन बाय बायर, are called as goods in deliverable state. Ready for the position by buyer are called as goods in deliverable state. डन एवरीबॉडी? तो यहां पे हमारे सभी बेसिक डेफिनेशन कंप्लीट होते हैं। आई गेस पहला रह गया है, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। जो बाय कर रहा है या एग्री भी कर रहा है, टेलर मेड क्लोथ्स में यू एग्री टू बाइंग, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सेलर टेलर मेड क्लोथ्स में जो बना रहा है वो एग्री टू सेल कर रहा है, तो वो भी बायर और सेलर में काउंट किया जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। ओके, मेरे को ऐसा लगता है आज यहाँ पे हम रुकेंगे, क्योंकि नेक्स्ट बैच मेरा इंटरमीडिएट का आज पहला बैच शुरू हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा उसका प्रिपरेशन वगैरह के अंदर जाना है। ठीक है? सो 15 मिनट्स पहले छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है? कल से अपना प्रॉपर समय मैं 11:30 बजे आके बैच शुरू कर दूंगा आपका। नियरली जो आधा घंटा रहता है 11 से 11:30 में, यू कीप हियर एंड स्टार्ट रिवाइजिंग लॉ। ठीक है? उसको भी आपने वेस्ट नहीं करना है। क्लियर है? आप यहीं बैठो, यहीं पढ़ते रहो, हो सकता है मैं 11:15 से 11:30 के बीच में कभी भी आ जाऊंगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। आज अपन थोड़ा स्लो गए, कल भी अपन थोड़ा सा स्लो जाएंगे। वंस जो नए आए हैं वो थोड़े कोप अप हो गए, फिर हम हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडेबल स्पीड है उसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे। दिस इज समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? आज के लिए काफी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए जोर से बोलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।